Hello friends, welcome back to my channel that is anti-UGC Net Paper to Education. Friends, last time हमने पढ़ा था पॉल फ्रेरिस थियरी that is his educational views पर हमने आधा ही किया था. So today we are going to study the same. We are actually dealing with our understanding with the unit 1 that is unit 1's education study D section in which we had already completed Swami Vivekananda's philosophy, Rabindranath Tagore's, then Gandhiji, Aurobindo, Jiddu Krishnamurti, and right now we will be studying about Paul Freire. Let's start today's study. Now, talking about Paul Freire's philosophy, हमने पिछली बार देखा था फ्रेंड्स कि वो ब्राज़ीलियन एजुकेटर है और वो 1921 में बॉर्न हुए थे एंड 1997 was the year when he got died. उनका पूरा नाम था पॉल रेगुलस नेविस फ्रेरी एंड वो बहुत फेमस हो गए थे, वो बहुत फेमस थियरिस्ट थे, 20th सेंचुरी में हो गए. एंड हमने आगे भी पढ़ा था कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर एक बुक लिखी है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड. मतलब कि ऑप्रेस मतलब कि किसी को प्रेशराइज करना या फिर वही कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने लिखा है. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबिलिटी है पूछा जा सकता है, क्योंकि इवन इफ यू विल गो थ्रू अर्लियर PYQs, पिछले के साल के आप क्वेश्चंस देखोगे उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि किन्होंने ये थियरी या बुक लिखी है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, तो नाम आएगा पॉल फ्रेरी. उनकी बुक में उन्होंने दिखाया है कि कैसे डेफिशिएंसी या लेकुना एरियाज है अपने टीचिंग स्टाइल में या फिर एजुकेशन सिस्टम में. वो कहते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग होती है, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे कि कोई सजेस्ट करता है, हमें कोई सजेशंस देता है या फिर किसी के हम इंस्ट्रक्शन को सिर्फ फॉलो करते हैं, प्रिस्क्राइब वो करते हैं और हमें वो फॉलो करनी होती है, तो उसको हम प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग बोलते हैं. तो उन्होंने बोला है प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग के बारे में कि टीचर जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग कराता है एंड ऑथोरिटेरियन रोल वो निभाता है, यानी कि मैं जो कहूँ एज ए टीचर वही सच है एंड बच्चों को वही फॉलो करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, उन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट दिया है. बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग कॉन्सेप्ट मतलब एजुकेशन फील्ड में, यानी कि वो गिवर एंड टेकर या रिसीवर का इंफॉर्मेशन इसके साथ लिंक किया है. कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है. कैसे करता है? तो वो कहते हैं कि टीचर यहाँ पे हेड होता है एंड टीचर जो भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में होती है वो बच्चों के दिमाग तक पहुँचाता है. यानी कि हु इज़ द गिवर ओवर हियर, टीचर इज़ द गिवर एंड हु इज़ द रिसीवर, स्टूडेंट्स आर द रिसीवर. जैसे कि बैंक में होता है, आप पैसे देते हो तो आप यहाँ पे अगर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो यू विल बी कस्टमर इन अ बैंक, तो यू आर गिविंग समथिंग एंड हु इज रिसीविंग, बैंक इज रिसीविंग ना योर मनी. सो द बैंकिंग कॉन्सेप्ट, तो यही वही बात की गई है. रिसीवर हु इज द स्टूडेंट एंड टीचर हु इज द डिपोजिटर ऑफ नॉलेज इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू फ्रेरे, नो वन कैन टीच एनीवन एल्स. ये इंपॉर्टेंट है. फ्रेरे कहते हैं कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता. नो वन अर्न्स अलोन, और अकेले अकेले तो आप कमा भी नहीं सकते, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो. एक दूसरे की हेल्प किए बिना, एक दूसरे को सपोर्ट किए बिना यू कैन नॉट गो फर्दर. पीपल लर्न टुगेदर एक्टिंग इन इट एंड ऑन देयर ओन वर्ल्ड, और उसी से सीखते हैं हम और उसी से आगे बढ़ते हैं. एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की है पॉल फ्रेरी ने, ये इम्पॉर्टेंट है. अगेन, एजुकेशन इज़ अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन. किसी को दबाए नहीं रखना है, लिबरेट करना है वो सोल को या स्टूडेंट्स को कि वो अपने क्रिएटिविटी बाहर ले आए या फिर वो अपनी तरीके से सीख पाए. सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल एक्ट. क्यों ऐसा कहा है? इट कैन नॉट बी पॉलिटिकल न्यूट्रल. इट कैन ईदर बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन और लिबरेशन. या तो आप बच्चों को डोमिनेट करो, उनको डरा डरा के क्लास में रखो, या फिर उनको लिबरेशन के मार्ग पे आगे बढ़ाओ, यानी कि उनको फुल फ्रीडम दो, वो क्या सोचते हैं वो एक्सप्रेस कर पाए. सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपने उनको पूछे. से फॉर एग्जांपल आप उनको पढ़ा रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने उनको टेक्स्ट बुक का नॉलेज दे दिया. अब उनसे पूछो वो क्या समझे हैं या फिर उन्होंने क्या उससे कुछ एक्सपीरियंस किया है या अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कभी किया भी है, तो वो अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे और उसके ऊपर से आपको पता भी चलेगा. तो उसे लिबरेशन बोलते हैं, गिविंग वन सेल्फ
टोटल फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज और ओपिनियन। तो ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे जो भी डाउट है उनके या फिर कोई क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड तो वो खुल के आगे आए और उनका डाउट वो क्लियर कर पाए। एजुकेशन इज अ कम्युनियन, किसका? द स्टेट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ डायलॉग। बच्चे ग्रुप में भी बातें करते हैं तो वो भी प्रमोट करना है क्लास में। लर्नर्स मस्ट कंस्ट्रक्ट नॉलेज फ्रॉम नॉलेज दे ऑलरेडी पॉसेस। थोड़ा नॉलेज तो सबके पास होता है, उसी में से नया नॉलेज लाओ या फिर नया नॉलेज बच्चों को उतनी फ्रीडम दो कि क्रिएटिविटी उनकी बाहर आ पाए और वो गेन भी कर पाए नया नॉलेज। फिफ्थ पॉइंट, learning begins with action. It is a process where knowledge is presented to learner, then shaped through understanding, discussion and reflection. कहते हैं कि पहले वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे ग्रुप में या टीचर के साथ, एंड फिर वो अपने आइडियाज रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने रियल लाइफ में भी उतारेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, teachers should know that students have life experiences and their own knowledge that is key in shaping their education and learning. कहते हैं कि रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चे अगर सीखेंगे तो अच्छे से नॉलेज उनका जो उन्होंने लिया है क्लास में तो वो इम्प्लाई कर पाएंगे रियल लाइफ में भी। कहने का मतलब है अगर सिंपल तरीके से आप जीना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ को प्रॉपर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जितना कुछ आपने पढ़ा है तो उस तरीके से बच्चों को पढ़ाओ कि बच्चे अपने रियल लाइफ में वो इम्प्लाई कर पाए, अप्लाई कर पाए, एंड देन आफ्टर दे विल बी एबल टू लिव द लाइफ प्रॉपरली। सेवेंथ पॉइंट, एजुकेशन इज अ फिनोमिनन इन विच एजुकेटर यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स कोच ईच अदर थ्रू द एक्ट ऑफ एजुकेशन। कभी कभी टीचर भी स्टूडेंट बन जाते हैं एंड स्टूडेंट ऑल्सो गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स लाइक दैट। एंड एथ पॉइंट, द लाइफ सिचुएशन इज मेड इनटू अ प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन, यानी कि केस स्टडी एग्जाम्पल के तौर पे आप उनको सिखाओ या फिर केस स्टडी सॉल्व कराओ तो वैसी सिचुएशन जो होगी तो वो उसको प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन, तो उसमें से वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। टीचिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है या कौन सी है होनी चाहिए वो हम पढ़ते हैं पॉल फ्रेडी के हिसाब से। डायलॉग, डायलॉग मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी कराओ या तो फिर पीयर टीचिंग कराओ। Freire accepted dialogue as a method of learning. It is a cooperative activity involving mutual respect in which teachers and students learn together. Dialogue requires equal relationship between a teacher and a student. Equal relationship यहाँ पे बात की गई है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा एंड छोटा, बट इक्वल रिलेशन मतलब कि टीचर को भी कॉर्डियल होके म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इस तरीके से पढ़ाना है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए और टीचर जो है वो फ्रीली एक्सेप्ट भी करे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को, उनके एक्सप्रेशंस को, एंड देन आफ्टर बोथ विल बी लर्निंग एंड टीचिंग टुगेदर इन दैट वे। प्रैक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्सिस? तो वो पॉल फ्रेडी ने दिया है। 1 मार्क क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट वन। प्रैक्टिस इज द सिंथेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, थियरी एंड प्रैक्टिस इन द लर्निंग प्रोसेस। सिंपल भाषा में फ्रेंड्स बोलूँ तो जो कुछ हमने अभी तक टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है या फिर जो भी कुछ हमें स्कूल में सिखाया गया है तो उसको इम्प्लाई करते हैं जो प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसे प्रैक्टिस बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पॉल फ्रेडी ने दिया है। वॉट एवर थियरी यू आर लर्निंग इन द क्लासरूम, इफ यू आर एबल टू अप्लाई इन योर रियल और प्रैक्टिकल लाइफ, देन वी कैन कॉल इट एज प्रैक्टिस. Praxis means the use of a theory in a practical way. Freire considered praxis मतलब कि informed action, whatever knowledge you have, that is informed action, as the goal of problem posing education. Now, if any sort of difficult situation you are facing in your life, then that learned knowledge or informed action will help you to solve your real life problem posing situation. So that is why it is the praxis education. Praxis education is really very important in today's life. Paul Freire defined praxis as a reflection and action upon the world in order to transform it. इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने का भी जरिया मिल जाएगा. It is a complex activity by which individuals create culture and society and become critically conscious human beings. It involves development of critical consciousness combined with social action. यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग भी आप करोगे क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है वो आपको रियल लाइफ में कैसे डील करना है, रियल लाइफ की सिचुएशन में कैसे डील करना है, अप्लाई करना है, उसका आपको क्रिटिकल थिंकिंग या कॉन्शियसनेस आ गया और इसी वजह से आप सोशल एक्शन यानी कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है
उस तरीके के आपको कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बनाएगा, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो बोलते हैं वो बनाएगा। पॉल फ्रेरी की टीचिंग मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, 3 बेसिक स्टेप्स फॉर दिस मेथोडोलॉजी। टीचिंग में कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, तो ये जो स्टेप्स है वो बार बार रिपीट करना है, उन्होंने यही बोला है। क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प टू हैव द चेंजेस इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस बाय द पार्टिसिपेंट्स। कहने का मतलब है, अगर ये आप बार बार रिपीट करोगे तो आपने जो सोचा है या पढ़ाने का बच्चों को सोचा है विद सम मोटिव और गोल, दैट यू विल बी एबल टू फुलफिल। टू सी, सबसे पहला स्टेप है टू सी, यानी सिचुएशन लिव्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। बच्चों ने एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या किया है, उनके उम्र के हिसाब से आपको वो अंदाज़ा लगाना है और वो पहलू को सबसे पहले सोचना है, समझना है, फिर ही उनको पढ़ाई स्टार्ट करवानी है। टू एनालाइज द सीन सिचुएशन एंड इट्स रूट कॉजेज, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सेट्रा। फिर एनालाइज करना है कि जो भी बच्चों ने सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, तो उसको एनालाइज करके वो ऐसी सिचुएशन क्यों है, कैसे हुई। जैसे कि सपोज बच्चा क्लास में पढ़ नहीं रहा प्रॉपरली, तो आपने ये अंदाज़ा लगाया कि क्यों ऐसा है, वो मेरे ही क्लास में नहीं पढ़ रहा है या दूसरे क्लास में भी नहीं पढ़ रहा। फिर आपने एनालाइज किया उसका, सेकेंड स्टेज दैट इज टू एनालाइज। एनालाइज में क्या किया आपने, उसको रूट कॉज फाइंड किया कि भाई वो पैसे वाला नहीं है, उसके घर में प्रॉब्लम है, या फिर कल्चर उसका वैसा है कि वो ज़्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, घर में किसी ने उसको ना बोला है, या फिर वो शाई नेचर का है। तो आप ये सारी रूट कॉज, उसकी जड़ तक जाओगे, सिचुएशन की जड़ तक जाके उसको एनालाइज करोगे। एंड देन आफ्टर थर्ड स्टेप दैट इज टू एक्ट, यानी कि इस सिचुएशन को चेंज करने का ट्राई करोगे। एंड सोशल जस्टिस, यानी कि एक पॉजिटिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लाने की आप क्लास में कोशिश करोगे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। तो इन दैट वे क्लियर। आगे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेरिस पेडागोजी। The central premise of theory is that no education is neutral. It can be used for domination or liberation. वो कहते हैं या तो बच्चों को आप प्रेशराइज करके पढ़ाओ या तो फिर लिबरेट होके पढ़ाओ, चॉइस आपके हाथ में है। पर कोई भी एजुकेशन न्यूट्रल नहीं होता कि आप 100% डोमिनेशन या 100% लिबरेशन में पढ़ाओ। यानी कि कहते हैं वो कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर थियरी है कि एजुकेशन को हमेशा एक अच्छे तरीके से या 100% सक्सेसफुल तरीके से कर पाएंगे। ऐसा कोई भी थियरी या कोई भी ऐसा एजुकेशन फिलोसॉफी अब तक तो नहीं आया। मतलब कि नो एजुकेशन इज न्यूट्रल। या तो आप डोमिनेट करो तो बच्चे अच्छे से खिल के पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर फुल्ली लिबरलाइज करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बैलेंस ऑफ बोथ इज नीडेड। तो वो एक सेंट्रल प्रीमाइज की बात की है, यानी कि थियरी, प्रैक्टिकल एंड डायलॉग फॉर्म में एजुकेशन कराना चाहिए। हिज पेडागोजी कॉल्स फॉर कलेक्टिव एक्शन, कॉन्टिग्यूली स्ट्रगल ऑन एन आर्ट ऑफ ऑपरेस टू लिबरेट, यानी कि जो बच्चे ऑपरेस्ड है, प्रेशराइज ऑलरेडी है, उनको लिबरेट मोड में लाना है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, ताकि वो अच्छे से ब्लॉसम कर पाए। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉल्स फ्रेरी थियरी आर फर्स्ट, एजुकेशन फॉर लिबरेशन। मैंने यहाँ पे जिस्ट निकाला है सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट द एंटायर थियरी। एजुकेशन फॉर लिबरेशन, फ्रेरी पेडागोजी इज एन एजुकेशन प्लान टू लिबरेट दोज हु आर ऑपरेस्ड। यानी कि थियरी ऑफ ऑपरेस ये कहता है जो बच्चे प्रेशराइज है, जो बच्चों को आपने प्रॉपरली सोचा है ऐसा कि ये अच्छे से घुल मिल नहीं पाते, या फिर पढ़ नहीं पाते, या फिर कोई ना कोई उनको एजुकेशन डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो उन बच्चों के लिए प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करनी है एंड उनको अच्छे से उस तरीके से पढ़ाना है कि वो जो डर गए हैं या प्रेशराइज अब तक फील थे, तो वो सारे वो डॉगमा से बाहर आ पाए। It provides the learners a critical perception of their own social reality, which would enable them to know their democratic rights to participate in social transformation. यानी कि कहते हैं कि उनको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, फ्रीडम वाले राइट्स याद दिलाने हैं, उनको उस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो पार्टिसिपेट करें इन द सोशल गैदरिंग्स। सेकेंड, एजुकेशन फॉर कॉन्साइंटाइजेशन। कहते हैं कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस या कॉन्साइंटाइजेशन या क्रिटिकल अवेयरनेस आप डेवलप कर पाओगे
तो वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑपरेशन से वो बाहर आ पाएंगे, एंड देन आफ्टर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि वर्ल्ड कैसा है, एंड फ्रीडम उनको एहसास होगा या फिर फ्रीडम वो अचीव कर पाएंगे फ्रॉम द डोमिनेशन। थर्ड पॉइंट, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सॉरी ये प्रिंसिपल है, PLE। It is based on the principle that a student learns better when he creates knowledge and deposit it in students। कहने का मतलब है कि एक बच्चा अगर सीखता है एंड वो वही नॉलेज अगर दूसरे स्टूडेंट को पास ऑन करता है तो वो उसको अच्छा एक नॉलेजेबल पर्सन बनाता है, यानी कि ग्रुप टीचिंग की बात की है। ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस, इट हेल्प्स पीपल टू क्वेश्चन देयर ओन एजम्पशन। क्या मैं ये सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या फिर ये गलत है? क्या मेरा ये जो सोचना है वो एग्जामिनेशन में हेल्प रहेगा? आप नहीं करते? आप नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कितने सारे दिमाग में सवाल लेके घूमते हो ना, कि क्या मैं ये चैप्टर पहले पढूं या सेकंड चैप्टर पहले पढूं या फिर लास्ट में पढूं? एग्जामिनेशन टाइम पे रिवाइज तो हो पाएगा ना, एग्जामिनेशन में क्रैक तो कर पाऊंगा ना? क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ, नर्वस तो नहीं हो रहा? तो मतलब कि वो एक क्रिटिकल थिंकिंग आपको जजमेंट देने में या फिर अपने ही एजम्पशन को क्वेश्चन करने में हेल्प करता है, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने में, फीलिंग्स को, पर्सपेक्टिव्स टू रीच डीपर एंड रिचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड। तो इसी हिसाब से बच्चों में भी वो डेवलप करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ा है पॉल फ्रेरिस थियरी, उनके दिए गए कुछ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एजुकेशन। फिर हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉल फ्रेरे की पेडागोजी की। फिर हमने पॉल फ्रेरे की टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ी, प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने डायलॉग टीचिंग टेक्निक्स पढ़ी। देन आफ्टर वी हैड आल्सो स्टडीड अबाउट aims of education that is been given by Paul Freire, and of course educational views, banking concept and development of educational change for thought for social change, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो इसमें कवर हो जाता है। So friends, with this we had completed with Paul Freire's theory, and now in the next session I will be teaching you about Wollstonecraft। इनकी जो थियरी है Wollstonecraft की, तो वो हम पढ़ेंगे। So friends, this was all about today's studying. I hope you are studying properly. Thank you so much for listening to my session very nicely. Do subscribe to my channel, press the like button, share videos among your friends as more as possible, and stay tuned for more updates and knowledge. GRF is mine, and this time definitely you are going to crack your GRF. Till the next session, a very happy reading.